नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज कोरोना काल में जब जीवन पूरी तरह से स्थिर बन चुका है, हमारी दिनचर्या काफी अस्त व्यस्त सी चल रही है और हम सब अपने अपने घरों में रहने को विवश है। ऐसे में हमारे माननीय राज्य मंत्री संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी की प्रेरणा, प्रमुख सचिव श्री जितेंद्र कुमार जी निर्देशक एवं विशेष सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री शिशिर जी के मार्गदर्शन में हमारी एकेडमी एक नवीन पहल के साथ सभी के समक्ष उपस्थित है। रंग समागम 2020। इस रंग समागम के माध्यम से वेबिनार के जरिए हम जुड़ते हैं कला जगत की उन विभूतियों के साथ जिन्होंने अपने कलाकर्म से अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, एक मुकाम हासिल किया है और एक मानक स्थापित किया है। इसी कड़ी में जो आज हमारे मेहमान हैं वो हैं श्री दिव्येंदु भट्टाचार्य। दिव्येंदु भट्टाचार्य के बारे में मैं बहुत ही कम छोटा सा एक भूमिका आपके सामने रखती हूँ, फिर उनसे ही हम सुनेंगे। आज हमारे साथ है दिव्येंदु भट्टाचार्य, जो कि कलकत्ता से शुरू किया अपनी जर्नी, अपनी ये एक लंबी सी यात्रा, उनके कैसे 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 वो आगे बढ़े उनके बारे में हम सुनेंगे। कोलकाता की बेहाला से उनकी रंग कर्म शुरू है, जहां वो अपने कलकत्ता में अपने हिसाब से अपने जो काम करते थे उसमें काफी महारत हासिल किए हुए थे। बहुत सारे अवार्ड उनके पास उसी समय स्कूली लाइफ से शुरू करके कॉलेज तक जाते जाते वो जब किया, जिस समय उन्होंने इप्टा के साथ जुड़े, उस समय उनको लगा कि एक फुल टाइम नाटक करना बहुत जरूरी है। तो इस सोच के साथ उनके सामने आया एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, न्यू दिल्ली। यहाँ उन्होंने अपना पढ़ाई किया। करने के बाद एनएसडी खत्म करते ही उन्होंने एनएसडी रेपर्टरी कंपनी के साथ जुड़े, जिस समय एक्चुअली मैं उनको पहली बार देखा था। उनके अभिनय के साथ मेरे परिचय होने के मौका मिला था। लगातार रेपर्टरी कंपनी के बेहतरीन नाटक में बहुत अच्छे प्रदर्शन करते 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 गए। राजा की रसोई उनकी उनमें से बेहतरीन एक प्रोडक्शन था, जिसके जरिए उन्होंने पूरे इंडिया में शो करके सबको उनका पहचान एक्चुअली उसी समय से हो जाता है। रेपर्टरी कंपनी के बाद शुरू होता है उनका मुंबई की एक नया यात्रा। 2001 साल में मानसून वेडिंग से ये यात्रा शुरू, इसके बाद और पीछे नहीं रुके, एक के बाद एक मकबूल, ब्लैक फ्राइडे, देवडी में उनकी बहुत बहुत चर्चा हुई उनके काम की। लुटेरा करने के बाद अभी जो चल रहा है वेब सीरीज, जिसके बाद आज हम घर में बैठ के इस समय सभी लोग सिर्फ वेब सीरीज देखते रहते हैं, उसमें उनको हम देखते हैं सेक्रेट गेम्स, क्रिमिनल जस्टिस, लाल बाजार और फिलहाल अभी के अनदेखी, जिसमें उनकी चर्चा बहुत हुई और सबको एकदम अलग एकदम बहुत ही बेहतरीन चरित्र लिया के सबके सामने। पुलिस चरित्र की ऐसे एक अद्भुत कृति शायद दिव्येंदु भट्टाचार्य, जिनको हम देबूदा करके बुलाएंगे बार बार, उनको बड़े प्यार से हम देबूदा बोलते हैं, तो देबूदा से हमें देखने को मिली है। आज हमारे साथ है देबूदा, जिनसे हम सुनेंगे उनकी यात्रा क्या किया। देबूदा नमस्कार। नमस्कार गीता, नमस्कार नमस्कार। मैं जानती हूँ कि आप दुबई में बैठे हुए हैं और एक फिल्म में एक चरित्र करने के लिए रेडी, तो अकॉर्डिंगली आपकी लुक भी ऐसी ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि इसके बावजूद आप समय निकल के हमारे साथ बात कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट को काफी फायदा होगा। मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगी, ये जो आपकी एक बहुत लंबी यात्रा, ये जो आपने इतने दिनों से काम करते आए हैं, मुझे पता है कंटिन्यूअस आप कैरेक्टर के अंदर रहते हैं, तो क्या है, कैसे किया आपने, किस तरह से अपनी यात्रा को आप कैसे वर्णना करेंगे, हमें अगर आप थोड़ा सा बताएंगे तो। नमस्कार गीता, सबसे पहले तो मैं ये आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, ये ऐसे काबिल समझा है कि आप लोगों से मैं बात कर सकूं। भारतेंदु नाट्य अकादमी को मैं बहुत 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 शुभकामनाएं कि बहुत उनके स्टूडेंट्स छात्रों को
मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आगे जाके उन्होंने वो बहुत कीर्तिमान साबित करे रंगमंच में। और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू टॉक टू यू। हाँ, दरअसल अगर आप जर्नी की बात करें तो ये जब आप एक जिंदगी में एक जर्नी करते हैं, जब एक यात्रा होती है अब तो आप उस टाइम आपको पता नहीं चलता कि आपकी यात्रा चल रही है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपके साथ, जो जद्दोजहद से हम गुजरते हैं। लेकिन जब आप इन रेट्रोस्पेक्ट जब पीछे मुड़ के देखते हैं तब आपको पता चलता है कि यात्रा कैसी रही और जर्नी कैसी रही आपकी। तो हाँ, ये काफी दिलचस्प और एक टाइम रहा मेरे जिंदगी में। मेरा रंगकर्म दरअसल मेरा रंगकर्म की शुरुआत जो हुई थी ये 1988 से लगातार। तो मैं आपको पहले मैं थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं एक कलकत्ता में एक बंगाली फैमिली में पैदा हुआ हूँ। और जहाँ आपको पता है कि कलकत्ता में कल्चरल एस्पेक्ट और बैकग्राउंड जो पहले से ही काफी स्ट्रांग है कि और एक ऐसा माहौल होता है कलकत्ता में कि हमेशा मतलब आप साल में चाहते ना चाहते हुए कि एक दो प्लेस में हिस्सा ले ही लेते हैं, बिकॉज रविंद्रनाथ टैगोर के जन्मदिन में या फिर उनके मृत्यु दिवस में। और ये सारे बहुत सारे जैसे सुकुमार रॉय के ये प्लेज बहुत 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 ही मतलब आप किसी ना किसी तरीके से रंगकर्म के साथ जुड़े रहते हैं। और बंगाली परिवार में ये भी एक खासियत होती है कि चीजों की, कि आपको बचपन से एक पेंटिंग में डाला जाता है, एक म्यूजिक में डाला जाता है। अगर आपके अगर कोई बहन हो तो वो नाच अगर सीखेगी तो आपको तबला बजाना पड़ेगा, तो तबला तो आपको सीखना ही पड़ेगा। तो ऐसे करते हुए मतलब ऐसे परिवार में मैं जन्म लिया और ये सब चीजें मेरी जिंदगी में भी इंट्रोड्यूस किया गया था मेरे पेरेंट्स के द्वारा। तो हाँ, तो मतलब मैं तो एक टाइम ऐसा था कि मैं सब कुछ करता था, चाहे मैं पेंटिंग करता था, मैं म्यूजिक में भी था, मैं तबला बजाता था और मैं स्पोर्ट्स भी आपको खेलना होता है बिकॉज मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में था, तो मैं जिम्नास्ट भी था। तो ये सारी चीजें करते करते एक टाइम जब मैं 1988 में मैं अपना बोर्ड एग्जाम पास किया, 10th एग्जाम पास किया 1988 में। उससे पहले मेरे स्कूल में एक मेरे टीचर हुआ करते थे, उनका नाम था निर्मलेंदु चक्रवर्ती, जो कि नेशनल एक न्यू थिएटर्स ग्रुप नाम के एक थिएटर ग्रुप के साथ वो जुड़े थे। और वो उनका रिसाइटेशन, उनकी आवाज बहुत अच्छी थी। वो रिसाइटेशन करते थे, आवृत्ति सिखाते थे। वो हमारे स्कूल में एनुअल डेज में वो नाटक मंचन करते थे। तो हम उनके डायरेक्शन में नाटक करते थे। तो तभी हमने जो फाइनल ईयर में, जो 10th में जब मैंने एक नाटक किया था, उसका नाम था तोता काहिनी। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे हुए थे। तो उसमें मैं एक सूत्रधार का भूमिका में था। तो और काफी गाना वाना था उसमें। तो उन्होंने देखा कि यार ये आदमी जो है ये तो स्टेज में गाना भी गा सकता है, एक्टिंग भी कर सकता है। तो उनको ये लगा कि उनको बाद में जाके मुझे कहा कि जब मैं 11th में मैं कॉलेज गया तो उन्होंने कहा कि तुम मेरा ग्रुप क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हो, क्योंकि उस टाइम उन लोगों को ये लगता था कि यार ये आदमी एक ऐसा लड़का मिला मुझे कि जो कि बहुत ही फिजिकली फिट है, क्योंकि ये जिम्नास्ट है। तो ये फिजिकल मूवमेंट, फिजिकलिटीज भी इसकी स्ट्रांग है। ऊपर से ये तबला बजाता है, इसका म्यूजिकल एस्पेक्ट भी इसका स्ट्रांग है। ऊपर से ये गाना गाता है, फिर उसके बाद वो एक्टिंग भी कर लेता है। तो उन्होंने सारी चीजों में ना, तो फिर उनको ये लगता था कि और जब रंगकर्मी की बात करते हैं, हम सिर्फ एक्टिंग की बात नहीं करते। रंगकर्म जो होता है, वो रंगमंच जो होता है, वो ये कंपोजिट आर्ट है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि एक ऐसा कंपोजिट आर्ट है जिसमें सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो जो कि मतलब नो कि वो मेरे लिए प्लस पॉइंट था। मैं उस बात पे लकी रहा कि मुझे बचपन से ऐसी सारी चीजों की शौक है। मतलब कि सारी चीजों में मैं दिलचस्पी लेता था और हर एक चीज
मैं कर सकता था, लेकिन मेरे माँ बाप तो ये लगभग बोलने लग गए थे कि ये द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। तो मुझे लगा कि किसी एक चीज में तो मास्टरी करनी चाहिए। तो वो चीज क्या है जहां ये ऑल ट्रेड्स की जरूरत पड़े, जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहाँ जरूरी है, वो है रंग कर्म, जहां आपको सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो मुझे लगा कि यार ये एक जगह है। ऊपर से उसके बाद जब मैंने 1988 में एनटीजी ग्रुप ज्वाइन किया, नेशनल न्यू थिएटर्स ग्रुप, वहां एक बहुत ही चर्चित नाटक ये लोग करते थे। उस प्ले का नाम था गब्बू खेला। तो ये गब्बू खेला नाटक में it was somehow like a different adaptation of Caucasian chalk circle. So तो उसमें जो मेन लीड करते थे उत्पलेंदु चक्रवर्ती, जो उत्पल दा, थिएटर की उत्पलेंदु दा। तो एक्चुअली बेसिकली उनसे मैं ज्यादा अनुप्राणित हुआ था। मतलब वो जो है, उनसे मेरी बेसिक्स जो है, थिएटर की बेसिक्स है, उनसे मैंने सीखा है। तो उनको देख देख के मुझे लगता था कि अरे मैं ऐसी एक्टिंग करना चाहता हूँ, इतना बढ़िया एक्टिंग करना चाहता हूँ। क्योंकि उनको भी उनको माइम का ज्ञान था, तो धीरे धीरे मैंने माइम सीखा। तो ये फिर सारी चीजें मैं करने लग गया। तो फिर मैं हार्डकोर थिएटर में घुस गया, और मैं इस तरीके का रंगकर्मी बन गया था कि सब कुछ मैं करता था। मतलब फिर उसी टाइम में एनटीजी के साथ साथ ही मैं बेहाला में रहता था। बेहाला में मैंने अपना एक ग्रुप बनाया था, जिस ग्रुप का नाम हमने रखा था एपिक थिएटर बेहाला। तो एपिक थिएटर में मैं डायरेक्शन देता था, मैं एक्टिंग भी करता था, और मैं सुबह मेरे मॉर्निंग कॉलेज होते थे, तो मैं सुबह कॉलेज चला जाता था, लेकिन कॉलेज में क्लासेस अटेंड नहीं करता था। कॉलेज में जाके मैं कॉलेज में एक ग्रुप बनाया था, कॉलेज में जाके मैं रिहर्सल कराता था, क्लास अटेंड करता ही नहीं था। तो और उसके बाद वो कॉलेज खत्म हो जाने के बाद मैं ज्यादातर माना जाता था, लोगों को पता ही नहीं था कि ये आदमी कौन से कॉलेज में पढ़ता है, ये मतलब ये मॉर्निंग कॉलेज में पढ़ता है या डे कॉलेज में पढ़ता है। तो मैं जाता तो मॉर्निंग कॉलेज में था, लेकिन वो डे कॉलेज खत्म करके फिर मैं जाता था अपने एनटीजे के रिहर्सल में। तो दिन में 2-3 रिहर्सल मैं करता था। उसके ऊपर फिर मैं अपने ग्रुप के लिए हॉल बुक करना, टिकट प्रिंट करना, फिर पैम्फलेट छपवाना, उसका प्रूफ रीडिंग करना, तो लोगों को जाके टिकट पुश सेलिंग करना। जैसे कि मतलब कि आप घर में जाके, आप उस टाइम ऐसा नहीं था कि आप हॉल में जाके टिकट बॉक्स ऑफिस कितना सेल होता है, लेकिन आपको घर घर में जाके बोलना पड़ता था कि आप प्लीज एक नाटक है, देखो, प्लीज देखो, देखिए, आप देखिए, और आप अगर नाटक नहीं देखेंगे, हम एक्टर्स रंगमंच कैसे चलेगा, ये सब करके वो सुबह साइकिल लेके मैं निकल जाता था। तो इसी तरीके से मेरा रंग जीवन शुरू हुआ था। और मैं दिन भर इसी में लगा रहता था। और मैं रात को थका हारा एक लड़का जो है, सुबह 7 बजे निकल के रात को 11-12 बजे घुसता था घर। तो माँ बाप ने तो मतलब त्याज्य कर दिया था मुझे यार, तुम बस निकल जाओ घर से, तुम किसी काम के लायक नहीं हो, तुम्हारे से पढ़ाई लिखाई कुछ होगा नहीं, अब तुम यही करो जिंदगी में। तो मैं स्ट्रीट थिएटर करता था, नुक्कड़ नाटक जिसको बोलते हैं वो करता था, प्रोसेनियम करता था। तो मैं लगातार लगा रहता था हर एक चीजों में। तो यही, और उसके बाद हमारा एक ग्रुप था जिसका नाम है शैलूषिक। शैलूष शब्द का अर्थ है नट, और उसमें एक प्रत्यय के साथ उसको शैलूषिक हमने नाम दिया था उस ग्रुप का। और ऐसा ग्रुप था, उस ग्रुप में हम कोई भी नाटक बनाते थे, और हम फेस्टिवल्स में जाते थे, डिफरेंट कॉलेज फेस्टिवल्स में जाते थे, और डिफरेंट कॉलेज फेस्टिवल में जाते थे, और जहाँ कैश प्राइज मिलता था वहां हम ज्यादा जाते थे। क्योंकि हमको पता था कि हमारा नाटक जो है बेस्ट नाटक होने वाला है, नाट्यकार को बेस्ट नाट्यकार मिलने वाला है, डायरेक्शन में बेस्ट डायरेक्शन मिलने वाला है, और मुझे बेस्ट एक्टर मिलने वाला है। तो ये सारे कैश प्राइज इकट्ठा कर लेते थे, उसके बाद हम पार्टी करते थे। तो यही हमारा मतलब मेन मोटिवेशन होता था। और हम जहाँ जाते थे वहां बाकी ग्रुप्स भाग जाते थे, बोलते कि यार ये आ गए, यार ये लोग आ गए, तो हमारा क्या काम है यार, ये लोग पूरा सब कुछ मतलब लोग समेट के लेके चल देंगे सारे अवार्ड्स। तो इस तरीके से हम काम करते थे। और
फिर मैंने मेरा एक हल्का सा, मैं बताना चाहता हूँ लोगों को, मेरा हल्का सा मतलब मैं मेरे थिएटर में एक हल्का सा वामपंथी रुझान हमेशा रहा है। तो जिसके चलते मैं फिर हमने आईपीटीए के साथ काम करना शुरू किया, मैंने इप्टा के साथ काम करना शुरू किया, क्योंकि क्योंकि हम रंगमंच के स्टूडेंट हैं और हमने इप्टा मूवमेंट के बारे में बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है। तो एक लेजेंडरी लोगों ने काम किया, तो मुझे लगा कि यार इप्टा के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो मुझे, मैं तो और भी सीख पाऊंगा, और भी सारी चीजें होगी। तो मैंने इप्टा के साथ भी काम करना शुरू किया। इप्टा के प्रांतिक शाखा में हमने उधर भी हमने एफिलिएटेड कर लिया अपने आप को, वहां भी काम शुरू किया। तो ऐसे ही चलता रहा, और साथ में सब कुछ चलता रहा। मैं लोक संगीत गाना, लोक संगीत कंपटीशन भी होता था, वहां भी मैं पार्टिसिपेट करता था। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में जाके एज अ गेस्ट एक्टर भी मैं काम करता। तो मेरा पूरा मतलब 24/7 मेरा इसी में चलता था कि मैं सिर्फ रंग कर्म के साथ ही जुड़ा रहा। ऐसे चलता रहा, और एक बात जो है, हम इप्टा के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हुआ था। उस टाइम इप्टा के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सारे पश्चिम बंगाल में जितने भी छोटे छोटे ग्रुप्स थे, सब ग्रुप्स का एक कंपटीशन हुआ था। उसमें भी हमने बेस्ट प्लेस का खिताब ले लिया, और मैं बेस्ट एक्टर का खिताब ले लिया, अवार्ड ले लिया। तो तब मुझे वाकई पता लगने लगा कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं शायद ये एक्टिंग, और मैं मुझे और जानना चाहिए, और इसको लेके मैं जिंदगी बिताना चाहता हूँ। इन द मीन टाइम क्या हुआ था, इन द मीन 1992 में रविंद्र सदन में, कलकत्ता में रविंद्र सदन में हबीब साहब का एक रेट्रोस्पेक्टिव हुआ था, हबीब तनवीर का। तो हबीब तनवीर का जो रेट्रोस्पेक्टिव हुआ था, उसमें चरणदास चोर, कामदेव का सपना, वसंत ऋतु का अपना, ये बहुत, लाला शोहरत राय, बहुत जो उनके जो 5 मशहूर प्लेज है, उन प्लेज का रेट्रोस्पेक्टिव हुआ था। तो मैंने, और मेरा एक्चुअली मैं जिंदगी में पूरा मेरा दिनचर्या में ज्यादातर टाइम मैं उसी एरिया में ही रहता था, एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, रविंद्र सदन, नंदन, वो जो हमारा जो कल्चरल सेंटर है कलकत्ता में, उधर ही मैं घूमता फिरता रहता था। तो मैंने देखा कि हबीब साहब का ग्रुप है, हबीब साहब 5 दिन लगातार उनका प्लेस है। तो मैं बैक स्टेज में चला गया था, वहां मुझे दो बंदे मिले वहां, अनूप त्रिवेदी, अनूप उपाध्याय, अभी मुझे याद है उनका नाम। तो कभी भी मिलते रहते, कभी बार फोन वोन आता रहता है, उनके बहुत साल पहले की बात है, 1992 की बात है। तो मैं उन लोगों को जाके उनके साथ दोस्ती किया। दोस्ती करने के बाद, और हम तो एक्टर है, हम तो रंग कर्मी, हम तो कभी भी किसी के साथ दोस्ती कर लेते थे। तो ये हमारी ये खासियत है। तो मैंने उनके साथ दोस्ती किया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा यार मैं थोड़ा सा बैक स्टेज ज्वाइन कर सकता हूँ आप लोगों के साथ, तो मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे काम होता है, किस तरीके से काम करते हैं। तो मैं, क्योंकि मेरा तो सब कुछ मतलब थिएटर ही था, मतलब और कुछ सोचता ही नहीं था मैं। तो पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ, मतलब इकोनॉमिक्स की किताब दूर करके, पॉलिटिकल साइंस की किताब दूर करके, मतलब मैनेजमेंट की किताबें दूर रख के मैं कोई थिएटर जर्नल पढ़ रहा हूँ, थिएटर, भारतवर्ष के थिएटर की इतिहास पढ़ रहा हूँ। तो इस तरीके से चलता था अपना काम। तो मैं जो बैक स्टेज में जाके धीरे धीरे वो बिल्ली के जैसे आंखें खुलती है ना, तो उस तरीके से मेरा आंखें खुलना शुरू हुआ कि ये इट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिएटर ऑल टुगेदर। बाप रे बाप, क्या रेंज है, मतलब छत्तीसगढ़ी एक्टर्स, मतलब कमाल के इनोवेशंस, फ्री, मतलब कोई इनोवेशंस नहीं है, क्या क्या रूट से जुड़ा हुआ काम है। मतलब एक शेक्सपियर को किस तरीके से उन्होंने बिल्कुल रूट में लेके आके उसका एक अलग इंटरप्रिटेशन करना। उधर एक्टर में दीपक तिवारी करके एक एक्टर था, और बाप रे बाप, मतलब वो स्टेज में कुछ भी करता था, कुछ भी कर सकता था। मतलब उन्होंने छलांग लगा के इस तरह से उस तरह जा रहा है, और क्या पंचेस है। ऊपर से पूनम और नगीन जो उसको, उनकी जो बेटी है, क्या रेंज है उनकी वॉइस की। मैंने तब भी मेरे आंखें खुल गई थी। मैंने कहा कि यार ये एक डिफरेंट थिएटर है ऑल टुगेदर। और मैं अगर एज ए थिएटर एक्टर और थिएटर वर्कर, मैं आई वांट टू वर्क with these people also, because you know कि मुझे लगा कि मैं तो ये तो कल्चरल एस्पेक्ट ही मेरा चेंज करना चाहिए। कि मैं आज की तारीख में लखनऊ
से आया हुआ एक एक्टर कैसे सोचता है, भोपाल से आया हुआ एक्टर कैसे सोचता है, मणिपुर से आया हुआ एक्टर कैसे सोचता है। ये जो कल्चरल हमारे जो हमारी जो इंडिया की जो कल्चरल जो डाइवर्सिटी है, ये खूबसूरती है, तो ये जब तक मैं ना जानूं तब तक तो मैं एक सीमित रह जाता है मेरा क्राफ्ट, तो तब तक तो ये, क्योंकि जब तक आप ये तो आपको आप एक्चुअली आप कनेक्टेड होना चाहिए जिंदगी के साथ आपका कनेक्शन ही नहीं है। और अगर आपका ये जो पूरा जो टोटलिटी में जो आप सोच है, वो अगर वही सोच नहीं है, तो अब कहीं ना कहीं आप एज एन एक्टर या एज अ थिएटर वर्कर आपकी सोच लेवल भी संकुचित होने लगता है धीरे धीरे। तो वो देखा मैंने, फिर मुझे लगा कि अब इस चीज को अगर मैं परस्यू करूं तो कैसे करूं। तभी मुझे पता चला कि देयर इज अ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, के एक ऐसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करके एक जगह है जहां इस बारे में पढ़ाई होती है। तो लेकिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने के लिए ग्रेजुएशन की बहुत जरूरत है, बिकॉज ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, और मेरी पढ़ाई तो वैसी बहुत ही मतलब कि माशाल्लाह, मतलब वो तो लगभग खत्म होने के कगार में था। तो लेकिन मुझे किसी ना किसी तरीके से फिर ग्रेजुएट होना पड़ा। मुझे वही बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना पड़ा कुछ दिनों के लिए। तो वो सब पढ़ के जिसमें मेरा कतई कोई दिलचस्पी नहीं है, मतलब उन चीजों पे फिर आपको अंदर जाना पड़ा। जाके किसी ना किसी तरीके से मैं पास हुआ, और पास होके फिर मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में चला गया। और इन द मीन टाइम जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आ रहा था, तब उस टाइम आप नेशनल स्कूल में जाने के लिए आपको बहुत सारे एक क्राइटेरिया होता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने के लिए, कि आपको 4-5 विशिष्ट रंग कर्मियों के, मतलब थिएटर डायरेक्टर्स के आपके सिग्नेचर्स चाहिए होते थे, रेफरेंस लेटर चाहिए होता था। तो जो विभास चक्रवर्ती, मेघनाथ भट्टाचार्य, प्रांतिक शाखा के हमने IPTA के इंद्रोदा, तो इन्होंने बहुत लेजेंडरी लोगों ने मेरे को साइन करके दिया, और सबने मुझे बोला कि यार क्यों व्हाई यू आर लिविंग, मतलब तुम तो इतना अच्छा काम कर रहे हो, चलो मेरे ग्रुप में आओ। बहुत लोगों ने मुझे बोला चलो मेरे ग्रुप में काम करो। तो फिर लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि नहीं, मुझे और पढ़ना है। होपफुली हो सकता है कि मैं वापस आ जाऊं, वापस आके मैं हिंदुस्तान, मतलब बंगाल में फिर से काम करूं, लेकिन मुझे वो कुछ दिनों के लिए इन लोगों के सानिध्य में रहना है। मतलब ये सर्वभारतीय लेवल में जो लोग आ रहे हैं उधर, डिफरेंट कल्चर के, तो वो एस्पेक्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा था। ऊपर से जब मैं रेपर्टरी कंपनी में, जब मैं NSD में गया, तब एक्चुअली मेरी जिंदगी की पहली पढ़ाई शुरू हुई। जब मैंने देखा कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी है उसके, और NSD जिस जगह में बनाई गई थी, तो उस जगह के चारों तरफ साहित्यिक अकेडमी, तुलसी सदन, NSD की खुद की लाइब्रेरी, इतना भंडार था पढ़ने का। तो मैंने बोला था मैं तो समुद्र में आ गया, मतलब ज्ञान का भंडार, यहाँ ज्ञान भाई बट रहा है, तो ले लो, पढ़ लो। तभी मेरी एक्चुअल पढ़ाई शुरू हुई थी। मैं जिंदगी में सबसे पहली बार, जो मैं एग्जाम से डरता था, परीक्षाओं से मैं हमेशा डरता रहा कि यार परीक्षा मतलब somebody is going to judge you। पहली बार मुझे लगा कि यार मुझे पढ़ाई में दिलचस्पी आ रही है, और मैं परीक्षा में बड़ा मजा आ रहा है। क्यों मैं परीक्षा में मजा आना शुरू हुआ? क्योंकि एक ऐसा लिबरेटेड इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हो, जहां एग्जाम के टाइम में यू कैन गो टू द लाइब्रेरी एंड कंसल्ट द बुक्स। तो मैं तो पढ़ना शुरू किया था, तो मैं तो क्लूलेस था ही नहीं। मुझे तो लगता था कि मुझे तो पता था कौन से बुक में कौन सी चीजें ये आंसर मिलेगा, तो मैं सीधा लाइब्रेरी में जाता था, बुक्स लेके आता था। वो एक्चुअली पढ़ाई थी, मतलब उसमें मैं एक्चुअली लिटरली पढ़ा, लिटरली जाना वर्ल्ड थिएटर के बारे में, आर्ट के बारे में, म्यूजिक के बारे में। और इतने बड़े बड़े टीचर्स, मतलब बाबा कारन से लेके शुरू करके, मतलब देव महापात्र, रॉबिन दास, कीर्ति जैन, निभा जोशी, मतलब के अनुराधा कपूर, क्या क्या टीचर्स, मतलब एक एक टीचर्स आपकी जिंदगी, आपका जिंदगी का दिग्दर्शन ही बदल दे, मतलब कि आपकी सोच को झकझोर दे, ऐसे टीचर्स मिलते रहे आपको। भास्कर चंद्रवर्कर म्यूजिक पढ़ाने आ रहा है आपको, it's a completely different overwhelming experience। later on आपको नसीर भाई मिल रहे हैं, सत्यदेव दुबे जैसे लोग मिल रहे हैं,
अब पंकज कपूर जैसे टीचर्स मिल रहे, तो आप ज्ञान मतलब ये तो आप तो कंप्रिहेंस ही नहीं कर पा रहा था मैं कि मैं कहा मतलब एवरी टाइम इट वाज अ न्यू न्यू अध्याय, मतलब हर एक सम टाइम एक नया चैप्टर आपके सामने खुलता है और आप उस चीज में हम इन्वॉल्व होते हो। तो और बैचमेट में भी मतलब सारे प्रांत से लोग आए हुए हैं, मतलब और एनएसडी में जो 60 स्टूडेंट है, जो आपके सीनियर्स भी है 2 साल, मतलब जब सेकेंड ईयर में भी है, थर्ड ईयर में भी है, वहां भी डिफरेंट प्रांत के लोग हैं, उनके प्लेस में भी उनके 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 आप छोटे छोटे सीन वर्क्स में भी आप काम करते हो। तो मतलब इट्स लाइक 24/7 वो एक पलक झपकते वो 3 साल आपका बीत जाता है। तो बहुत बढ़िया था वो जर्नी, वो यात्रा। तो मेरे ऐसे बहुत गुरु हैं जिनके नाम अगर मुझे मेरे जुबान पे नहीं आ रहा तो मैं माफी मांगूंगा, लेकिन ये सब गुरुओं का आज नतीजा है। मतलब जहां मैं जो कुछ भी हासिल किया सिर्फ 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 उन्हीं की वजह से। कलकत्ता में भी थे मेरे गुरु, यहाँ भी मेरे गुरु बने सब। उसके बाद मुझे लगा कि यार मैं हिंदी रंगमंच अगर कर रहा हूं तो मुझे हिंदी रंगमंच और करना चाहिए, मतलब जो एनएसडी के बाहर भी एक रंगमंच करना चाहिए। तो उसके लिए आइडियल जगह कौन सी होगी? वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी। तो फिर मैं रेपर्टरी कंपनी ज्वाइन किया। तो रेपर्टरी कंपनी में जब ज्वाइन किया तब मेरी लालच ये होती थी कि रेपर्टरी कंपनी में जो पुराने प्लेस जो है वो रिवाइव होते थे, लाइक कर्मावली, मुआवजे, ऐसे ऐसे जो दिग्गजों ने जो प्ले करके गए, तो वैसे प्लेस रिवाइव जब हो रहे तो मुझे लगा कि यार वो जब उसकी जो रिकास्टिंग होती थी तो उसमें भी मेरे को काम मिलना शुरू हुआ, नए प्लेस में काम मिलना शुरू हुआ। अग्नि वर्खा में रिकास्टिंग हुई तो मेरा काम, मतलब फिर मेरे को प्रसन्ना जैसे लोग, प्रसन्ना प्रोफेसर मोहन महर्षि, राम गोपाल बजाज, ऐसे और दिग्गजों के साथ काम किया, बीएम शाह, मतलब ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस। तो तो ज्ञान और एजुकेशन जो है वो आपका तो कभी मतलब वो खत्म नहीं होता है। मतलब ये आज के तारीख में भी अभी जो मैं अगर दुबई में शूटिंग करने आया हूँ तो मेरे जो को एक्टर्स है, मुझे उनसे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, लगातार सीखने को मिलती है कि नया जनरेशन है, नया थॉट्स को लेके आ रहे हैं, कुछ नया डायरेक्टर है तो यंग जनरेशन है, तो उनका सोचने का तरीका डिफरेंट है, और कहाँ आप जाके टैली करते हो, कहाँ आप जाके मैच करते हो उनके साथ, ये सारी चीजें it's a beautiful experience. So I'm so lucky that I've worked with and with so many stalwarts and still I'm working. उसके बाद की जिंदगी तो आपको सबको मालूम है। उसके बाद फिर मैंने 2000 में मैंने रेपर्टरी कंपनी छोड़ी और छोड़ के मैं मुंबई की तरफ रुख किया। मुंबई की तरफ रुख करने से पहले ही दिल्ली में मुझे एक फिल्म मिल गई थी, वो मॉनसून वेडिंग। तो मॉनसून वेडिंग मुझे दिल्ली में मिल गई थी, तो मॉनसून वेडिंग करके मैं मुंबई रुक किया। उसके बाद तो मैं लगातार मुंबई में काम करता रहा, सिनेमा में काम करता रहा, फिर आज की तारीख में वेब सीरीजेस है और सीरियल्स में भी, छोटा छोटा सीरियल्स में भी मैंने काम किया। सीरियल्स में हम लोग जैसे फिट बैठते नहीं थे, तो इसीलिए सीरियल्स में हम लोगों को बहुत ज्यादा लिया नहीं गया। तो जिंदगी में तो उसके लिए कोई गिला शिकवा तो है नहीं, क्योंकि काम तो काम ही होता है। तो काम हम, और मैं और मैं एक बात पे लकी रहा कि मुझे एक्चुअली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और लक था मेरा कि मैं जो चेंजिंग फेज ऑफ ह्यूमन, जो इंडियन सिनेमा के जो सिग्निफिकेंट फिल्में हैं उनके साथ किसी ना किसी तरीके से मैं जुड़ा रहा शुरू से ही। जैसे कि मॉनसून वेडिंग हुआ, अब तक 56 हुआ, या हजारों ख्वाहिशें ऐसी है हुआ, देवडी हुआ, ब्लैक फ्राइडे हुआ, ये सारी चीजें आप अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें एक चेंजिंग फेज ऑफ ह्यूमन इंडियन सिनेमा के चेंजिंग फेसेस है। तो वो ऐसी फिल्में मुझे मिलती रही, तो वो भी मेरे लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ। तो लोगों ने मुझे देखा, लोगों ने मुझे सराहा, लोगों ने मेरे काम को अप्रिशिएट किया, बस। और क्या चाहिए आपको? एक एक्टर को तो वही चाहिए। एक्टर का मोटिवेशन काम करने का यही होता है कि लोग आपकी तारीफ करें, लोग बोले कि यार यू आर वेरी गुड, सो दैट इज इट। एंड ऑफ द डे आपका काम उधर ही जाके मतलब खत्म भी होता है और शुरू भी होता है। तो
और यहाँ और एक रंग कर्म में, और मुझे हमेशा लगा कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि पहले से ही, बचपन से ही जो मेरा जो चारों तरफ का जो रुझान है, मतलब इन के आर्ट के जो चारों तरफ का जो रुझान है, मतलब एक रंग कर्म जो है कॉम्पोजिट आर्ट फॉर्म है। एक एक्टर सिर्फ सिर्फ एक्टिंग करेगा ये नहीं हो सकता है, बिकॉज अगर उस उसको अगर उसको अगर कोई धारणा ही नहीं है कि म्यूजिकलिटीज क्या है, रिदम क्या है, व्हाट इज द आर्ट हिस्ट्री, व्हाट इज द इवोल्यूशन ऑफ आर्ट, लिटरेचर, लिटरेचर का कैसे इवोल्यूशन हुआ, व्हाट इज द रोमांटिक पीरियड, पेंटिंग में आप गॉथिक आर्ट से शुरू करके फिर के एक्सप्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म, द बारोक, रोकोको, सररियलिज्म, तो एवरीथिंग लाइक आप एक एक्टर को इस सारी चीजों की जानकारी बहुत जरूरी है, मतलब कि ये नहीं तो एक्टर का परफॉर्मेंस भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं जाके एक शैलो होना शुरू हो जाता है, वो प्रोफाउंड नहीं हो पाता है। अगर अगर एक एक्टर के अंदर म्यूजिकलिटीज है तो वो म्यूजिकलिटीज उसको एक कैरेक्टर डेवलप करने के लिए बहुत बहुत हेल्प करता है कि किस सुर में वो बात कर रहा है, कौन सा सुर लग रहा है, कि सप्तक लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो ये इस तरीके से आपको, अब जब डायरेक्टर आपको बोलता है कि नहीं ये सुर नहीं लग रहा है ना, आप उस सप्तक पे, तार सप्तक पे बात कीजिए। तो आप, अगर आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो फिर आप कैसे करोगे, कि अगर आपको लगे नहीं ये देखो ये जो रिदम है ना, 1 2 3 4 1 2, तो अगर आपके अंदर वो रिदम सेंस नहीं है तो आप वो भी उससे मिस आउट करते हो। तो अगर आपको बोला जाता है कि कभी आपने देखा है कि रेम्ब्रांड के फोटोग्राफ में, जैसे कि पेंटिंग में उसे इनर लाइट होती है, तो अगर आपने वो पेंटिंग नहीं देखी हो, आप अगर उस इज्म के साथ आपका नाता ही नहीं है, तो आप ये रेफरेंस फ्रेम भी आपके लिए काम नहीं करता। तो कि ओवरऑल जो एक चीज है वो हमेशा बहुत मैंने ध्यान में रखा है कि इसलिए लगातार स्टडी में रहना आपके लिए बहुत जरूरी होता है एक्टर के लिए। तो मैं आने वाले पीढ़ी को भी यही बताना चाहूंगा कि मतलब इट्स लाइक कि सारी चीजें में आपको आज की तारीख में आप कंटेम्पररी वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आपको पॉलिटिक्स की भी जानकारी चाहिए, आपको सोशल लाइफ में क्या हो रहा है उसकी भी जानकारी चाहिए, आपको कनेक्टेड भी रहना चाहिए, आपको आपकी स्टडी और पढ़ाई भी चलती रहनी चाहिए लगातार। और क्योंकि जहाँ स्टडी और पढ़ाई खत्म हो जाती है वहां इमेजिनेशन काम करता है। अगर इमेजिनेशन आएगा कहाँ से? इमेजिनेशन तभी आएगा ना जब आपकी स्टडी स्ट्रांग होगी, जब आप इमेजिन करने के लायक बनोगे, नहीं तो आप इमेजिनेशन भी नहीं कर पाओगे। तो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी जर्नी में, मेरा ओवरऑल जर्नी में मेरे यही काम आया, बार बार यही काम आया। और सारे दिग्गजों के साथ काम करके, इवन जैसे कि हम जब आप एनएसडी में पढ़ते हैं, रंगकर्म करते, तो आपको कार्पेंटरी क्यों कराया जाता है, आपको मास्क मेकिंग क्यों पढ़ाया जाता है? इससे आपकी एक्टिंग के साथ क्या लेना देना है? लोग तो बहुत बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि यार वो क्लासेस बंक कर देते, बोलते कि हमको नहीं करना, ये हम तो एक्टिंग करना है, हम ये नहीं करेंगे। अरे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मास्क? मास्क इज फसाड। So when you understand the art of mask, do you understand? Then actually you understand your face. What is your face? Your face is like a landscape. आप जितने उम्र आपकी बढ़ती रहती है, आपकी जो झुर्रियां गिरती है, आपके जो फेस में जो चेंजेस आता है, तो वो क्या है? वो because of your past, because of your past. And what is a past? Past is a ghost which is completely constantly haunting you. If you don't have a past, then you don't have a future. And what or even the present. And what is present? Present is zero or nearly so. There is no present. Your present is just crossed. Your present is always the near past and near future. So a past is very important. तो past is ghost. अगर past अगर नहीं है तो आप अपने आप को जानते भी नहीं हो, आपको फेस को भी नहीं जानते हो। तो it's like ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे एस्पेक्ट्स है ना कि तो वही मतलब एंड सेम टाइम वही बाद में मैंने रियलाइज किया कि एक एक्टर को ना साइकोलॉजिकल स्टडी भी बहुत एक्टर के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपको ये जानना चाहिए, बिकॉज आप एग्जैक्टली करते क्या है, आप एग्जैक्टली करते हैं कि मतलब आप एक कैरेक्टर को जब बिल्डअप करते हैं, कैरेक्टर को जब कैरेक्टराइजेशन में जब घुसते हैं, तो उस कैरेक्टर के
बोलते तय तक जाते नीचे वो कैरेक्टर के डेप्थ तक आप कैसे हॉन्ट कर पाओगे? तभी हॉन्ट कर पाओगे ना जब आपको पता चलेगा कि कैरेक्टर की जो बिल्डअप है, उसकी जो जिंदगी के बिल्डअप है, उसका उस कैरेक्टर का जो सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड से ही वो कैरेक्टर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कि क्योंकि एक ही फैमिली में पैदा हुआ है, दो भाई अलग अलग सोच रखते हैं, कैसे रखते हैं? बिकॉज यूनिकली बोथ द ब्रदर्स आर डिफरेंट। वो डेवलपमेंट कहाँ होता है आपका? जो मेन साइकोलॉजिकल स्टडी में आप जाइए तो आपको पता चलता है कि जब एडोलेसेंट पीरियड में जो फेलिक्स फिक्सेशंस होते हैं, एनल फिक्सेशंस होते हैं, उस टाइम में जाके आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं। एक ही परिवार में जन्मे एक भाई और बहन, दोनों अलग अलग तरीके से अपने आप को जिस दिन डिस्कवर करते कि मैं एक पुरुष हूं और मैं एक नारी हूं, दोनों अलग एक एज तक दोनों एक साथ थे, अचानक दो अलग होना शुरू हुआ, दोनों की सोच अलग होनी शुरू होगी। बिकॉज उस पे सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एस्पेक्ट आ जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक्टर को, अच्छे एक्टर को साइकोलॉजिकल स्टडी भी करना चाहिए, साइकोलॉजी पढ़ना भी चाहिए। तो ये बहुत ही एक डिफरेंट बॉल गेम है। मैं हर एक एक्टर को यही बोलूंगा, हर एक रंगकर्मी को ये बोलूंगा कि ये बहुत बड़ा खेल है, ये एक कंपोजिट खेल है। ये इस कंपोजिट खेल में ना अगर आपको रहना है ना, तो आपको एक परिपूर्ण एक्टर कैसे बनोगे, तो ये सब चाहिए आपके अंदर। आप मैंने इतना अच्छा आपके साथ बात करके लग रहा है थे एक्टिंग क्लास के अंदर से गुजर रहे हैं। और एक बात अगर आप टच करके जाएंगे, जैसे कि हम बोलते हैं कि एक्टर के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो एक एक्टर को हमेशा ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, जिसके जरिए वो आगे जाके इवन इन सर्च ऑफ एन एक्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ये जो खुद को ढूंढना निरंतर से लेके एक कैरेक्टर की तरफ जाना, ये जो एक्टर की ये भी और एक जर्नी, जैसे वो ह्यूमन बिहेवियर खुद को देखते हैं, बाहर को देखते हैं, अपने जरिए अपने आसपास के। अभी अपने एक बहुत अच्छी सी चीज उठाई कि एक फैमिली में दो भाई बहन बढ़ रहे हैं। ये एक्टर के लिए पॉसिबल, अपने को थर्ड आई में रख के खुद को भी देखना, खुद की बहन भाई उनको भी देखना, ये जो बाहर से ऑब्जर्वेशन, इस चीज के बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा बताएंगे तो। या देखो, ये मतलब एक्चुअली ये ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर, बिकॉज ये आप एंड ऑफ द डे आप ऑब्जर्व, आप क्या पोर्ट्रे क्या करना चाहते हो? ह्यूमन बीइंग को ही पोर्ट्रे करते हो। तो ह्यूमन बीइंग को ऑब्जर्व करना, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग को ऑब्जर्व करना, आपको नेचर को भी ऑब्जर्व करना चाहिए, आपको चेंजिंग एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करना चाहिए, आपको ठंड के टाइम में कैसे ठंड महसूस होता है, गर्मी के टाइम में कैसे गर्मी महसूस होता है, और अचानक आपको एसी में आ जाने के बाद फिर कैसा महसूस होता है। ये एवरीथिंग, लेकिन आपको बर्ड वॉच करना चाहिए, आपको एनिमल बिहेवियर वॉच करना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें जो है वॉच तो आपने कर लिया, लेकिन इसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे? क्योंकि इसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी तो आपके अंदर वो चाहिए कि ये कोहेसिव होना चाहिए, कोई फ्रैगमेंटेड जॉब नहीं है, बहुत ऑर्गेनिक यूनिटी चाहिए इसके अंदर। इसमें ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, ये जो अपने आप को सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एक्टर को ना खुद को जानना चाहिए। यू हैव टू नो योर सेल्फ कि हु आर यू, एग्जैक्टली हु आर यू। उसके बाद आप जब अभिनय करोगे, आप जब एक्टिंग करते हो, देन यू नेगेट योर सेल्फ। उस टाइम अपने आप को छोड़ देते हो, अपने आप को जानो पहले, उसके बाद अपने आप को छोड़ के कैरेक्टर की तरफ घुसना चाहिए। बिकॉज इट इज द एक्टिंग इज अ क्राफ्ट ऑफ लाइक नो के your actor self should be behind the character. The character should come in front. So ये कोई पर्सनालिटी एक्टिंग तो हो नहीं रहे, बिकॉज नो कि पर्सनालिटी एक्टिंग में क्या हो जाती है कि जब एक एक्टर जब किरदार से बड़ा हो जाता है तो लोग उस एक्टर को देखने आता है। वो एक्टर उस टाइम वो एक्टर क्या करता है, जो हम बॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं, मेन स्ट्रीम फिल्मों में देखते हैं कि एक एक्टर सिर्फ कपड़े बदलते हैं और अपने आप और कुछ ज्यादा नहीं बदल पाता है, बिकॉज वो इतना ओवरवेलमिंग, इतना भारी हो जाता है अपने किरदार से कि लोग उसी को देखने आते हैं।
कि वो कोई कौन का किरदार कर रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। तो आप एज एन एक्टर, ये एक एक्टर की मौत है, मतलब कि ये आप एक्टिंग में जब आप एक किरदार जब बनाओगे, किरदार जब आप बनते हो, तो वो किरदार के पीछे आपका जो एक्टर का सेल्फ है वो कहीं ना कहीं छुप जाना चाहिए, बिकॉज ये जो है एक डिफरेंट इंसान है, डिफरेंट ह्यूमन बीइंग है। सो ये इसके साथ आपको ये जो आपके जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो सारी चीजें हैं, ये सब सबकॉन्शियसली चलते रहना चाहिए, और ये बैक ऑफ द माइंड ये सारी चीजें आपने कहीं ना कहीं टैली कर रहा होता है, कि आप जब उसके साथ टैली करते हो कि यार ये ठीक है, मैंने एक दिन ये इंसान को देखा था, ये ऐसा चलता है। लेकिन क्या होता है कि आपने उसका जेस्चर देखा था, वो ना दूर से खड़े होकर ऐसे हाथ हिलाया था, तो आपको लगा कि वो आपको हाय कर रहा था, हो सकता है कि दूर से मक्खियां उड़ा रहा था। तो क्या होता है कि आप जब जेस्चर देखते हो, किसी को ऑब्जर्व करते हो, तो उसको ऑब्जर्व जब करते हो, तो उस ऑब्जर्वेशन के साथ साथ आपको उसकी नीड को भी जानना चाहिए कि व्हाट वाज द नीड, कि उस जिसके चलते वो आदमी ऐसा जा रहा है। कि आदमी अगर लंगड़ा रहा है तो वो लंगड़ा क्यों रहा है, उसका कौन सा एक्सीडेंट हुआ था, अगर एक्सीडेंट ना भी हुआ तो कौन सी जगह पे कौन सा फ्रैक्चर हुआ था, और उसके साथ उसके बॉडी मैकेनिज्म में क्या फर्क पड़ा है। और अगर बॉडी मैकेनिज्म में कोई फर्क पड़ा है तो उसके सेल्फ में भी फर्क पड़ता है, सेल्फ में अगर फर्क पड़ता है तो उसके मनस्थिति में भी फर्क पड़ता है। सो बिकॉज इट्स अ कोहेसिव आर्ट, इट्स अ ऑर्गेनिक यूनिटी, सो इट इज नॉट फ्रैगमेंटेड। मतलब आप तभी ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आप एक एक्टर को एक्टर को क्राफ्टी तो होना चाहिए, एक्टर के अंदर बहुत सारे क्राफ्ट आना चाहिए, पर वो क्राफ्ट इंडिविजुअली दिखना नहीं चाहिए। कि वो क्राफ्ट इंडिविजुअली नहीं दिखना चाहिए कि मैं मतलब कि ऐसा मैं कर दिया, वैसा मैं कर दिया, इस टाइप का नहीं। इट शुड बी कोहेसिव, एक इंसान दिखना चाहिए कि मैं एक इंसान हूं, तो मेरी हर एक चीज एक साथ है। इट इज एन ऑर्गेनिक यूनिटी। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं अगर पसीना आ रहा है तो मैं गर्मी में बैठा हूं, तो मैं ये हाइड करने की जरूर कोशिश नहीं करूंगा कि मुझे पसीना नहीं आ रहा, मुझे पसीना आ रहा है तो आ रहा है। So it is a cohesive thing. So you have to be genuine. It is the art of genuineness. You cannot do faking. आप फेक नहीं कर सकते। और ये जो सारी ऑब्जर्वेशन वगैरह, ये सारी चीजें, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि एक्टर की तैयारी होती है, कैरेक्टर की तैयारी तो बहुत छोटी सी है। हमेशा एक्टर की तैयारी होती है। अगर एज एन एक्टर आप तैयार रहते हो, ये सारी चीजें अगर आप दिनचर्या में डालते हो, कि आप कनेक्टेड रहते हो, तो आप ऑलरेडी ऑब्जर्वेंट हो। अगर आप सोसाइटी के साथ, नेचर के साथ कनेक्टेड हो, जिंदगी के साथ कनेक्टेड हो, अगर आपको सोशल अफेयर के बारे में पता है, आपको करंट अफेयर्स के बारे में पता है, आपको हिस्ट्री के बारे में पता है, आपको आर्ट के बारे में पता है कि दुनिया में आर्ट में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, तो आप हमेशा कनेक्टेड ही हो हर एक चीज में। तो जब आप कनेक्टेड होते हो, तो आप एज एन एक्टर तैयारी करके बैठे हुए होते हो। तो किरदार की जब तैयारी होती है, वो तो बहुत छोटी सी चीज है, वो तो आप ऐसे यूं पलक झपकते आप किरदार में घुस सकते, बिकॉज एज एन एक्टर यू आर सो रेडी and you are so knowledgeable, you are so you are already there, you have already arrived. तो इसीलिए बड़े बड़े जब हम परफॉर्मेंस को देखते हैं कि वो किस तरीके से अपने कैरेक्टर के स्किन में घुस जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि हाउ दे डू इट, बिकॉज दे आर सो रेडी, because they are so learned, they are so like educated. Educated means I'm not telling you that you have to be engineer or something like that. No, okay. Educated means theater education, like no, okay, proper theater education के ये जो सारी जो कंपोजिट आर्ट फॉर्म की जो बात कर रहे हैं हम, ये सब आपकी जानकारी में होनी चाहिए। अभी जो नए सब काम कर रहे हैं, आप इनके लिए क्या कुछ सजेस्ट करेंगे? ये जो प्रिपरेशन की बात आप कर रहे हैं, इट इज वेरी सेल्फ प्रिपरेशन। हर एक्टर की अपनी एक खुद ढूंढेंगे कि उनके लिए उनको क्या पढ़ना चाहिए, उनके मगर कुछ एक बेसिक चीज है। जैसे मैं नहीं बोल रही हूँ कि क्राफ्ट के लिए क्या पढ़ना है या एक नाटक करने के लिए क्या, मगर ये जो जर्नी, ये जो चलेंगे, ये जो एक्टर एक जगह से शुरू करते हैं, वहां से धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस जो डेवलपमेंट आपके अंदर हमें मिल रहा है,
ये जो जाने की रास्ता, इसमें कोई आपको ऐसा कुछ लगा कि ये जो चीजें, ये चीज पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है? इस तरह ये जो बुक्स, ये अगर किसी ने नहीं पढ़ा, एज एन इंडियन एक्टर उनके लिए अधूरा रह जाएगा, ऐसा आपके पास कुछ है कि जिसके जिसके आप बताएंगे कि ये, जैसे कि आपने बताया अभी आपके इससे मिला हमें कि इन आप जब एलएसडी में आते हैं, जो चीज आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके गुरु है वैसे ही, कि ये जो एक टोटल इंडिया आपके एक साथ आपके पास आ गए, ये जो डाइवर्सिटी जिसको आप एकदम करीब से देखते हो, आप उनके साथ रहते हो, आपकी आपकी जीवनचर्या में जैसे पूरे इंडिया एक साथ आ गए, पूरे हमारे उसकी उसमें 60 स्टूडेंट जो एकदम इंडिया के अलग अलग प्रांत से आए हुए हैं, और सब के साथ, क्योंकि आप दिन भर एक साथ रहते हो, थिएटर एक तरफ, मगर एक मेरे हिसाब से गुरुओं से तो आपको क्राफ्ट मिल रहा है, गुरुओं से तो आपके नॉलेज मिल रहा है, मगर ये जो आपकी 60 स्टूडेंट, इनके साथ, इनसे आपको जो अब उनकी देश की, उनकी कल्चर की, उनकी हमारी सबकी एक्सप्रेशन, सबकी हर राज्य के लोगों के जो अलग अलग एक्सप्रेशन, ये तो डाइवर्सिटी, ये चीज आप एकदम अंदर तक ले जा रहे हो। आपको पता है कि एक मराठी क्या खाना पसंद करते हैं, आपको पता है कि एक मणिपुरी क्या खाना पसंद करते हैं, ये सब चीजें जो आपके साथ, जो आपकी बाद में जाके आपकी क्राफ्ट को एनहांस करेंगे, ये जो चीज, ये जो जर्नी, इस रास्ते में जाते जाते आपको क्या लगता है कि ये साहित्य, ये विज्ञान अगर लोगों ने नहीं पढ़ा तो उनकी जर्नी अधूरा रह जाता है? ऐसा कुछ आपको कुछ आया आपके रास्ते में, ऐसा आपको कुछ लगता है? यार देखो, अगर उस तरीके से देखा जाए तो पढ़ाई का तो कोई अंत नहीं है। मतलब कि अगर मैं वही कह रहा था कि अगर मान लो कि अगर आपको सबसे पहले तो आप किसी कैरेक्टर को जब स्टडी करते हो तो उसके चाइल्डहुड में, एडोलेसेंस पीरियड में जब जाना होता है तो आपको अब मैं गोरकी का माई चाइल्डहुड भी पढ़ सकते हो, क्योंकि वो एम्प्टी स्पेस है, फिर अपना स्तानिस्लाव्स्की की इतने सारे एक्ट्रिक्स प्रिपेयर, मैं इन सब चीजों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। ये तो है जिंदगी में, ये तो पढ़ाई सब पढ़ते हैं। ये तो आप जो कह रहे थे कि मणिपुरी लड़का जो क्या खाना पसंद करते, तो आपने कभी उसका खाना ट्राई करके देखा है? आप खुद खा के देखा है? आपको भी खुद खाना चाहिए कि इज दैट कल्चर, बिकॉज एक फूड के साथ एक कल्चर आता है। हाँ। वो फूड के साथ उसका जियोग्राफी आता है कि जियोग्राफी के साथ जियोग्राफी आपका फूड हैबिट को चेंज कर देता है, आपका कल्चर आपके फूड हैबिट को चेंज करता है। तो हाउ यू रिलेट टू दैट, सो यू हैव टू बी दैट ओपन। आप संकुचित जिंदगी नहीं जी सकते एज एन एक्टर। तो वो पढ़ाई है, वो एक्चुअली पढ़ाई है आपकी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वही पढ़ाई है आपकी जो आपकी जिंदगी संकुचित नहीं हो सकती है। हाँ। आपकी जिंदगी इतना वास्ट हो सकता है उस चीज को खाने के बाद आप बोलते हैं नो, इट इज नॉट फॉर मी, बट आई हैव टेस्टेड इट। ओके, हो सकता है कोई चीज हो सकता है कि आपके फिजिकलिटीज के साथ ना आ जाए, कि आपने जिंदगी में वो चीज खाया नहीं और वो खाने के बाद आपको शायद एलर्जी हो गया, वो दैट इज मेडिकल, but that doesn't mean that okay, you'll not taste that. You have to taste that. You have to why film appreciation course हम कराते, तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ फूड एप्रिसिएशन कोर्स भी होना चाहिए। करेक्ट। so that फूड का कल्चर को लेके आता है, जियोग्राफी को लेके आता है, कि एक सोशल इवोल्यूशन को लेके आता है। हाँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही तो अगर आप अपने आप को उन्मुक्त कीजिए, अपने आप को विकसित कीजिए, तभी विकसित हो पाएगी आपकी सोच, जब आप अपने आप को खोल देंगे। और यू शुड ऑलवेज फील लाइक दैट यू आर एन एम्प्टी वेसल। तो पानी उसमें भर लीजिए, भरते रहिए, जब भर जाए तो फिर खाली कीजिए, क्योंकि आपको फिर भरना है। तो it is a continuous process that you have to learn and unlearn. तो ये जो है, यही पढ़ाई है आपकी जिंदगी में। मैं एक्चुअली इसी पे आना चाह रही थी। आपको जो हम लोग पर्सनली जानते हैं, हमें पता है कि आप एक बेहतरीन कुक,
शेप बोला जा सकता है। ये एक तरफ, ये मैं एक साइड में रखती हूँ। हाँ, मुझे लोग कह सकते हैं कि ऐसे आपके एक एक्टर की इंटरव्यू में ये क्यों मैं ला रही हूँ, इसका ये बहुत बड़ा कारण है। हम अगर ऐसे देखें, चेक करें कि पूरे वर्ल्ड में सारे बेहतरीन जो एक्टर जितने, कुछ डायरेक्टर भी, मैं डायरेक्टर कम ही जानती हूँ, सभी एक्चुअली बहुत अच्छे कुक। इसका एक रिलेशनशिप है। तो ये जो कुक एक्चुअली जो फूड एक ऐसी चीज है जिसके साथ आपको आपकी सोशल रिलेशनशिप को डेवलप करवाता है। आप जुड़ते रहते हो। और ये जो हम इसको कहते हैं, नाटक को हम कहते हैं कि एक कंपोजिट आर्ट। कंपोजिट आर्ट एक वर्ड मात्र है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि वर्ड में नहीं उलझ जाना चाहिए। ये जो किस चीज की कंपोजिशन, पेंटिंग देख लिया, नाटक देख लिया, डांस कर लिया, म्यूजिक कर लिया, ये तो हुआ। क्या फूड भी है? ये भी तो जिंदगी का एक सबसे बड़ा रिलेशनशिप। आप कैसे जोड़ते हो? फूड है, पहनावा है। अब जब आप जैसे कि मान लीजिए आप दुबई में हैं। अब दुबई में अब लोगों का कॉस्ट्यूम्स, लोगों के पहनावा डिफरेंट है। क्योंकि डिफरेंट क्यों है? बिकॉज यहाँ का एटमोस्फियर है, यहाँ का क्लाइमेट है। तो आपको जियोग्राफी का अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत है। कि आप मान लीजिए कि आप एक किरदार को देख रहे हैं, किरदार एक मान लीजिए कि डॉल्स हाउस इब्सन, हेनरिक इब्सन का, वो नॉर्वे में लिखा गया। ओके, तो नॉर्वेजियन राइटर, नॉर्वे में लिखा गया, जहां 6 महीना धूप और 6 महीना रात। और वहां एक कैरेक्टर जो निकलता है तो इतना फार का कोट वोट पहन के निकल रहा है। तो अगर उस चीज को आप एडप्ट करें इंडिया में, तो आप फार के कोट पहन के क्यों निकलोगे? व्हाई? So if you are doing that, if you want to understand the culture, और अगर आप ऐसे उसको एडप्ट कर रहे हो, तो आपको जानना चाहिए कि हाउ द क्लाइमेट बिहेव्स ओवर देयर, कि किस तरीके की ठंड होती है। अदरवाइज वो पूरा फॉल्स हो जाता है। कि अगर आप इसको इंडिया में एडप्ट कीजिए, तो आप पहनिए, तो आप थोड़ी ना कोट पहन के निकलोगे आप। तो वैसे ही फूड के साथ भी, फूड एक ऐसी चीज है कि फूड एक पूरा कल्चर लेके आता है। और फूड में मसालों का संतुलन जो होता है, अब कौन से खाने में किस तरीके का मसाला पड़ता है, उसका भी जैसे कि एक्टिंग में हम लोग बोलते हैं कि इकोनॉमी एक बहुत बड़ा शब्द है। इकोनॉमी तो हर एक चीज में उतना ही देना चाहिए। जैसे कि जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो हम कभी ऐसे थोड़ी ना करते कि जिंदगी ऐसे नहीं करते। ऑटोमेटिकली हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, वो हमारा प्रोसेस है। लेकिन जब हम उसको एम्फसाइज करेंगे और सांस को ज्यादा लेंगे और ज्यादा छोड़ेंगे, तब हम फॉल्स हो जाएंगे, तब हम हट जाएंगे चीजों से। वैसे इकोनॉमी खाने के साथ भी है, पहनावा के साथ भी है। मतलब उतना ही चाहिए होता है, उतना ही नमक चाहिए होता है। उससे ज्यादा नमक डालेंगे तो आपका खाना बिगड़ जाएगा। उतना ही शक्कर डालना पड़ता है, उतना ही मिर्च ज्यादा डाल देंगे तो आपका खाना बिगड़ जाएगा। तो ये संतुलन, उसको किस तरीके से पकाएंगे आप, कितना टेम्परेचर में पकाएंगे आप, और कौन से एरिया का खाना, कौन से इंग्रेडिएंट है, कौन सा जियोग्राफी का खाना, ये भी बहुत एक कोहेसिव चीज है कि और ऊपर से तो मेरे लिए तो बहुत और एक चीज ये होता है कि मैं जब खाना बनाता हूं तो मुझे खाना बना के लोगों को खिलाने में बड़ा मजा आता है। और ये भी मेरा एक परफॉर्मेंस है। मतलब कि मैं इसको भी एक परफॉर्मेंस मानता हूँ, क्योंकि जब मैं खाना बना के लोगों को खिलाता हूँ, लोग मेरे को बोलते हैं कि वाह क्या बना है। उस दिन का परफॉर्मेंस मेरा हो गया, चाहे मैं नाटक करूँ या ना करूँ। You understand? See, as a performer, I am a performer. I am an exhibitionist. So I am always in that. मैं सुबह से लेके शाम तक, अगर मान लो कि मैं गणपति में, मेरे घर में गणपति होता है, तो मैं बंगाल में, स्टूडेंटों को मालूम नहीं होगा, बंगाल में थीम की पूजा होती है। दुर्गा पूजा के टाइम हम थीम बनाते हैं। तो जो करंट अफेयर्स होते हैं उनके थीमेटिक करके हम दुर्गा पूजा करते हैं। तो मेरे घर में गणपति जब होते तो मैं वैसे थीम की पूजा करता हूँ। तो इस बार मैंने सैनिटाइजर बनाया था, पिछले बार मैंने चंद्रयान बनाया था। तो मैं खुद पेंटिंग करता हूँ। तो अगर कोई आके से वो पेंटिंग देखता और गणपति देखता और लोगों को लगता है कि समथिंग इज न्यू, तो दैट इज ऑल्सो परफॉर्मेंस, दैट इज ऑल्सो एन आर्ट, दैट इज ऑल्सो ड्रामा। ड्रामा को संकुचित ना करो। इट्स लाइक इट्स अ वास्ट वर्ल्ड, एवरीथिंग। बिकॉज आज की तारीख में
जैसे कि इंस्टॉलेशन आर्ट है, उसको भी हम ड्रामा बोलते हैं। उनके ड्रामा का परिभाषा मतलब हमने कितना इवोल्यूट किया है, इवोल्यूशन हमारे ड्रामा का भी तो कितना इवोल्यूशन हुआ है। सो के मोनोलॉग आया है अभी कोरोना के टाइम में, मतलब न्यू नॉर्मल में हम डिजिटली प्ले करना शुरू किया, हम मोनोलॉग बना रहे हैं हम। ऐसा कुछ दिन पहले मैंने एक परफॉर्मेंस देखा था जिसमें के सारे लोग ऑनलाइन में बैठे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। तो it's a changing world of drama and performance। and तो परफॉर्मेंस जो है जैसे गणपति में थीम पूजा करना, वो भी एक परफॉर्मेंस है। लोग आके जब बोलते हैं कि वाह बहुत अच्छा है, वेरी न्यू, वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज ऑल्सो यू फील गुड, दैट ऑल्सो मोटिवेट्स यू टू परफॉर्म बेटर। जो जब आप खाना बनाते हो किसी के लिए, मान लो कि मैं कोई मलयाली डिश बनाया और मलयाली दोस्त को बुलाया घर में, बोला कि अरे तूने अवियल बना दिया, इतना अच्छा अवियल बना दिया, अरे मेरे माँ का टेस्ट आ गया। जैसे कि मेरी एक दोस्त थी, अमेरिका से आई थी, उसको मैंने एक दिन एक चिकन का रेसिपी खिलाया, तो उसने बोला कि माई मॉम एग्जैक्टली कुक लाइक दिस। तो मैंने बोला वाओ। सो कि आपको अच्छा लगता है कि दैट इज ऑल्सो योर परफॉर्मेंस। यू आर ऑलवेज देयर विद द आर्ट एंड कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। तो ये एक प्रोसेस है। ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये एक एक्टर का प्रोसेस है, ये मैं किरदार का प्रोसेस नहीं है, ये एक्टर का प्रोसेस है कि मैं कितना कैसे जुड़ा हुआ हूँ लाइफ के साथ, और हर एक चीज में मैं कहां से कैसे परफॉर्मेंस को ढूंढ के लाता हूँ, और हर एक टाइम में मैं परफॉर्मेंस करे जा रहा हूँ। और वो परफॉर्मेंस भी कोहेसिव है, ऐसा नहीं है कि मैं वहां भी फेक नहीं कर सकता हूँ, मैं वहां भी फेक नहीं कर सकता कि मैं खराब चीजें बना के बेच नहीं सकता, खराब चीजें बना के लोगों को खिला नहीं सकता, और ये नहीं बोल सकता कि मैं खराब चीजें बना के, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि अरे यार मेरे तरफ से बनाया मैंने, ये बहुत अच्छा है, समथिंग लाइक दैट। ये ऐसा नहीं हो सकता। इट हैज टू बी करेक्ट, इट हैज टू बी एप्ट, एग्जैक्ट। सो इकोनॉमी एवरीवेयर, वहां भी इकोनॉमी है, मतलब उनके सारी चीजें, सारे साधन जो है, जिस साधन से आप खाना बना रहे हो, वो साधन भी उतना ही होना चाहिए। हर एक चीज में उतना ही दूध डालना चाहिए, उतना ही चीनी डालना चाहिए, उतना ही नमक डालना चाहिए, नहीं तो वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये मैंने बहुत बेहतरीन आपने एकदम खोल के रखा। मेरे हिसाब से अभी जो थिएटर या कुछ भी एक्टिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी हो जाएगा आपकी सारी बातें। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने हाथों से सब्जियां काटिए, आप घर के बाहर निकलिए घर के बाहर निकल के आप मिट्टी को हाथ लगा के देखिए कि मिट्टी कैसे फील करता है, कैसे फील देता है। एक पत्थर को छू के देखिए कैसे फील देता है। एक गर्मी के टाइम में एक शावर के नीचे खड़े हो जाइए तो कैसे फील देता है, और उसी शावर के नीचे ठंड के टाइम में खड़े होकर देखिए कैसे फील देता है। आप 2 दिन मत नहाइए, देखिए कैसे आपकी बॉडी कैसा रिएक्ट करता है। everything, every time you need to be टेस्टिंग योरसेल्फ। आप यही जद्दोजहद है, यही एक्टर की तैयारी है कि आप जिंदगी से सीखिए, जिंदगी को पढ़िए। मेरा कहना है कि ये सबके अंदर से एक एक्टर को गुजरना होता है। एक बॉम्बे में जाए, एक लखनऊ का एक लड़का बॉम्बे में जाएंगे तो उनको, या बिहार की एक लड़की जाएंगे बॉम्बे में, उनको मेंटल स्टेट क्या रखना चाहिए, वो किस तरह से काम करेंगे, उनके मन में हमेशा जिस तरह के आप कंटिन्यूअस पॉजिटिव रहे, आपको जैसे हमेशा हमने देखा कि आपके काम के अंदर जुड़े रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कह दिया कि आप जो खाना बना रहे हो एक्चुअली वो एक परफॉर्मेंस, आप घर में पूजा कर रहे हो वो आपके लिए परफॉर्मेंस। एक एक्टर के लिए ये नहीं कि मैं सिर्फ कैमरा के सामने या स्टेज के ऊपर ही परफॉर्म करूँ, जो हर तरह से एक एक्टर को ढूंढ लेना अपने परफॉर्मिंग स्पेस और अपने परफॉर्मिंग स्पिरिट, ये जो जिंदगी के अंदर से ढूंढ लेना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही कुछ कि ये एटीट्यूड क्या रखे एक एक्टर जो बॉम्बे में जा रहे हैं या जो थिएटर करना चाहते हैं, जो रहेंगे इस विधा में, हमारे इस काम के अंदर जो टिके रहना चाहते हैं, जूझते रहना चाहते हैं, उनके लिए टुवर्ड्स लाइफ, एक्टर्स लाइफ क्या होना चाहिए, एटीट्यूड क्या होना चाहिए?
यार वही मैं हमेशा वही वही कह रहा था कि अगर आप कहीं से भी आइए, बिकॉज नेपोटिज्म नाम की कोई चीज नहीं होती है, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव दैट आई एम नॉट, आई डोंट बिलोंग टू बॉलीवुड, आई बिलोंग टू द इंडियन सिनेमा, और रैदर आई से दैट आई बिलोंग टू द इंटरनेशनल सिनेमा। तो मैं सिनेमा का पार्ट हूँ, वर्ल्ड सिनेमा का पार्ट हूँ, इंडियन सिनेमा का पार्ट हूँ। बॉलीवुड बॉलीवुड एक बहुत ही बॉलीवुड एक ऐसा शब्द है जो मुझे लगता है अनपढ़ों का दिया हुआ शब्द है, क्योंकि हॉलीवुड एक जगह है जहां सारे स्टूडियोज बनते थे उस टाइम। हॉलीवुड तो हॉलीवुड को बॉलीवुड कर दिया, बॉलीवुड को उधर से टॉलीवुड कर दिया। ये कुछ एक जमाने में कुछ अनपढ़ लोग थे जिन्होंने ये सब नाम बनाया था, अदरवाइज ऐसी कुछ चीजें नहीं होती है। सो आई बिलोंग टू द इंडियन सिनेमा, आई बिलोंग टू द इंडियन थिएटर, द इंटरनेशनल थिएटर। सो आप जब एक आर्टिस्ट होते हो, जब आप एक एक्टर होते हो, कोई भी चीज होते हो, तो आई यू बिलोंग टू प्लेटफॉर्म। तो नेपोटिज्म की कोई चीज ही नहीं है, कि आप अपना काम कीजिए। और लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि हमेशा ये एक्टर की जो तैयारी होती है, उस तैयारी को रखिए साथ में। जो चीज आपके हाथ में नहीं है, आपके रंग आपके हाथ में नहीं है, तो बिकॉज जो चीजें आपके आपके खूबसूरती जो है, और हर कोई खूबसूरत है, बिकॉज आप ये सारी चीजें जो है आपके आपके जेनेटिक्स है, आपके माता पिता से आया हुआ है। और कुछ भी चीजें होती है, जो चीजें आपके हाथ में नहीं है, उस चीज के बारे में सोचना ही नहीं है। जो चीज आपके हाथ में है वो कहीं छूट ना जाए। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में आपका क्राफ्ट है, आपकी सोच है, आपका विचार है, आपका आपका वैल्यू सिस्टम है, आपका जजमेंट है, आपके परफॉर्मेंस है। अब जैसे मैंने आपको बोला है कि अगर आप खाना बनाते समय आपका परफॉर्मेंस चल रहा है, वैसे ही परफॉर्मेंस आपके सोशल लाइफ में भी होना चाहिए कि आप आपके वॉचमैन के साथ भी आपका एक परफॉर्मेंस चलता रहना चाहिए कि आप उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। आप अपने परिवार के साथ भी आपका परफॉर्मेंस चलता रहेगा कि आप एज अ फादर आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, एज अ हस्बैंड आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, एज अ वाइफ आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, एज अ डॉटर आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एवरीथिंग इज अ परफॉर्मेंस। सो आपको आपको इट इज देयर दैट योर लाइफ शुड बी वेरी सिंपल एंड कनेक्टेड, बिकॉज द आर्ट यू आर डीलिंग विद इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड कंपोजिट, सो ये मैं हमेशा लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि because you should be very connected and very simple living life. There is no facade, because when you act there is a facade. कि आपका कैरेक्टर सामने एक मास्क आ जाता है, बिकॉज आप चले जाते हैं दूर में, एक मुखौटा आपके अंदर आ जाता है। जब मैं अभी आपके सामने जो बात कर रहा हूँ, ये दिव्येंदु भट्टाचार्य है, अभी मेरे सामने कोई फसाद नहीं है, तो ये मैं हूँ। तो ये जो मैं हूँ, इस मैं को जानना बहुत जरूरी है कि हु एम आई। और अनेक चीज हमेशा ये लोगों को ये जानना चाहिए कि इट इज एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट थॉट दैट आई डोंट एग्जिस्ट इफ यू डोंट एग्जिस्ट। तो इसीलिए जो यू है, जो अदर पर्सन है, जो मेरे साथ जो है, जिसके नजर में मैं हूं, वो मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक टाइम में। तो मुझे उसका ख्याल भी रखना पड़ता है। दैट इज ऑल्सो परफॉर्मेंस, दैट इज ऑल्सो माई ड्यूटी। that is why if you are there, like ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता कि I am an actor, I am an artist and I am completely out of it and I don't bother, I don't care and I don't, मैं एक अलग दुनिया में रहता हूँ। अरे अलग दुनिया में रह के it is not a fantasy world, it is a natural world and we replicate life in art. तो लाइफ अगर सॉर्टेड ना होगा, लाइफ में अगर आप इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द बॉन्डिंग्स, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द बॉन्डिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, व्हाट इज द बॉन्डिंग बिटवीन व्हाट इज द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड व्हाट इज द chemistry, what is the status, what is the other ball game, what is the different person. एक मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, वहां एक आप कंप्लीटली एक डिफरेंट बैकग्राउंड से पैदा हुए और एक कंप्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड से पैदा हुए, दोनों जुड़ रहे एक मैरिज इंस्टीट्यूशन में आ रहे हैं। वहां भी एक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल होनी चाहिए, आपके बच्चों के साथ आपके अंडरस्टैंडिंग, दोस्तों के साथ। आप जब किसी से दोस्ती करते तो आप अपने शर्तों पे नहीं दोस्ती करते, दूसरे के शर्तों पे दोस्ती करते। क्योंकि if you do a friendship, if you are in the friendship, then you cannot put your condition on that friendship. You have to accept the other person's conditions, otherwise there is no friendship. So it's so मैं ये कह रहा हूँ कि in everything, the social life की जो politics है, ये जो social life की जो interpersonal relationship के जो, यही तो है एक्टिंग में। कहाँ से मैं थोड़ी ना, मतलब मैं चांद से मंगल ग्रह से लेके आऊंगा कोई चीजें, बुक से भी नहीं, इवन बुक से भी नहीं, इधर से ही है, लाइफ से है।
खुद के लाइफ से। एंड इफ यू आर नॉट कनेक्टेड एंड इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, then your performance at the end of the day, your performance is completely a false performance. आप जुड़ते ही नहीं हो, आपके लोग भी नहीं जुड़ते, लोग आपके परफॉर्मेंस के साथ ही नहीं जुड़ पाते। आप लोगों को लगता है कि कि आप, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसलिए आप अपने आप कभी कभार बहुत जो एलियनेशन थियरी है ना हमारी, अपने आप को एलियनेट करके देखिए, एज एन एक्टर हमेशा अपने आप को एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर निकालिए चीजों को, और फिर एलियनेट करके देखिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट एज एक कलाकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, अपने आप को देखो, बार बार अपने आप को हर एक रूप में देखो, बाप के रूप में देखो, माँ के रूप में देखो कितना सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल नहीं है तो क्यों नहीं है। ये वैल्यू जजमेंट भी होना चाहिए। ये जो रैशनलिज्म है, ये रैशनलाइजिंग है, ये जो अपने आप को सवाल पूछना है, अब अपने आप को जवाब देना है, ये तो कांस्टेंट होना चाहिए। इसके लिए कोई किताब की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छे एक्टर बनने के लिए कोई जीन की जरूरत नहीं पड़ती है कि मेरे जीन में है, मेरे खून में है, बहुत अच्छा एक्टर हूं। और ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता है। इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस। एवरी टाइम यू आर एक्चुअली अपने आप को खंगालते हो, खंगाल के आप खड़े हो जाते हो एज अ कैरेक्टर, जहां आप नहीं हो, आप निकल गए, आप अपने आप से कोई और एक कैरेक्टर बन चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देबूदा, हमारी ये पहल रंग समागम 2020 हमारे प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग श्री जितेंद्र कुमार जी और भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के निर्देशक श्री रमेश चंद्र जी की पहल है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये अच्छा बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आप लोगों से, बिकॉज अभी देखिए चारों तरफ सब कुछ बंद है। अब जो स्टूडेंट्स है, जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ने के लिए आए हैं बीएनए में, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी में या फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, सारे चारों तरफ क्लासेस बंद है, उनके ईयर लॉस तो हो ही रहा है। ऊपर से एक कभी कभार इंसान डीमोटिवेटेड भी हो जाता है कि नहीं, इस तरीके के टाइम में कि नया कुछ एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। और वहां मतलब देखिए, आप ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं कितना हेल्प कर पाया, मैं कितना हेल्प कर पा रहा हूँ, और मतलब मेरी जो जिंदगी की जो जर्नी है, रंग कर्म की जो जर्नी है, एज एन एक्टर की जो जर्नी है, ये मैंने सिर्फ शेयर किया क्योंकि ये मेरी सोच है ये, और इसी तरीके से मैं डेवलप करता हूँ अपने आप को, इसी तरीके से मैं जीता हूँ और जिंदा रहता हूँ, जिंदा रखता हूँ अपने आप को। क्योंकि मैं अपने अंदर का जो ह्यूमन है, जो इंसान है, जो कलाकार है, उसको अगर मैं जिंदा नहीं रख पाऊंगा तो रंगकर्म भी मेरे लिए फीका पड़ जाएगा। तो मैं हमेशा यही कहना चाहूंगा कि अपने स्टूडेंटों से, कि छात्रों से, कि भाई अपने आप को जिंदा रखिए। जो चीजें आपके हाथ में है उस चीज को आप बरकरार रखिए। जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में कभी सोचिए भी ना। जो चीज आपके हाथ में नहीं है उस चीज के बारे में सोचिए भी नहीं। ये कोविड आपके हाथ में भी नहीं है, ये जो डिस्टेंसिंग ये आपके हाथ में नहीं है। ये आपको कोई दोष, आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि नहीं ये हमारे साथ कैसा हो गया, हम जब पढ़ाई कर रहे हैं हमारे साथ ही ऐसा होना था। ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। तो आप बस ज्ञान बटोरिए, मतलब जहां भी मिल रहा है, घर में बैठ के पढ़िए, खाना बनाइए, देखिए, अब नेचर में जहां तक जा सकते जाइए। घर में आपके माता पिता भाई बहन जो कुछ भी है, दोस्त, जो जिनके साथ भी जैसे भी मर्जी आप रिश्ते मेंटेन कीजिए, उसी में आप खुश रहिए, उसी में आप पाइए सारी चीजें। और वही आपका क्लास है, वही उसी वो चिरंतन क्लास वही है आपका। आप ये मत सोचिए कि आपको कोई टीचर आएगा और आपको एक चुटकी में एक टोटका देके चला जाएगा और बोलेगा कि ले आज तू एक्टर बन गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है कभी भी। ये जीवन दर्शन है, ये पूरी जिंदगी अतिवाहित करनी पड़ती है आपको इस चीज के लिए। आपको टीचर्स जब आते हैं वो आपको आप क्या होता है ना कि गार्डन में आप एक बगीचा है, आप फूल तो खिले ही हुए हैं,
तो टीचर्स आके आपको उस चीज को और थोड़ा प्रोस्पेरिट कर देते हैं, आपको थोड़ा सा एक थोड़ा सा और आयाम दे के जाते हैं, और आप एक छोटा सा बस एक क्या बोलते हैं, आपको एक लाइट दिखा के चले जाते हैं। और कभी कभार ये भी होता है कि अगर आप तैयार नहीं भी होते हो, तो वो लाइट आपको मिलेगा भी नहीं। तो ये भी बहुत जरूरी है कि आपको एक बार चांस भी मिलेगा, आपको ज्ञान भी मिलेगा, लेकिन ज्ञान के लिए भी तैयार होना चाहिए। तो अब एक कहावत होते थे हमारे बचपन में, मेरे एक टीचर बोलते थे कि ज्ञान जो है शहद की तरह है, मधु जिसको बोलते मधु, शहद की तरह है, और अगर दिमाग अगर छलनी की तरह हो तो मधु तो निकल जाएगा, उसमें अटकेगा नहीं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज को पकड़ने के लिए भी क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, कि आप इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए, ज्ञान के लिए भी तैयार रहना चाहिए, सबकी सारी चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए दोस्तों। और ये बहुत ही अच्छी चीज है कि मैं तो कहता हूँ कि और भी बहुत स्टॉलवर्ड लोग हैं, उनके साथ भी आप बात कर पाए, उनकी भी चीजें अगर छात्रों को दिया जाए, उनके जीवन दर्शन, उनकी जीवन शैली से लोग सीख पाए, तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब इन्हों के घर में बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है, तो अच्छी बात है बिल्कुल। और मजे से, मैं तो कह रहा हूँ मजे से रहिए। ये आपका कोई हाथ नहीं है, जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचिए भी ना। दे कोविड ये क्या करेंगे, अब कुछ नहीं कर सकते, एक ना एक दिन खत्म होगा, फिर ये सब कुछ चीजें भी। तो क्योंकि ह्यूमन सिविलाइजेशन का यही रूल्स है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज टू बाउंस बैक, लाइक एक बार ना एक बार तो वो तो हम भी वापस आएंगे। थैंक यू सो मच देबुदा, बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि ये जो आपकी बातचीत ये एक्टर के लिए बेहतरीन एक किताब हो जाएगा, उनके लिए बहुत काम आया, ऐसा मुझे लगता है। आप एकदम खुल के, मुझे इतना अच्छा लगा कि आप कहीं पे अपने को ढक के नहीं रखा, आपने बहुत अच्छी तरह सब कुछ आपकी जिंदगी को एकदम एक ओपन किताब की तरह खोल के दिया हमारे सामने। थैंक यू देबुदा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।